मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर जिले के विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भैरमगढ़ के उपसारी उसपारी में कुल 109 एकड़ जमीन पर बीजेपी द्वारा कब्जा कर खनिज संसाधनों और जंगल के जमीन लूटने का काम हो रहा है। उन्होंने इस घटना को सुनियोजित धोखाधड़ी करार दिया है और सरकार से उच्च स्तरीय जांच और जमीनों की तत्काल वापसी की मांग की है। में ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके स्वास्थ्य जो सेवा लचर से स्थिति में पहुंच चुकी है, जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल में 4-4, 5-5 घंटा लाइट नहीं रहना, जनरेटर की सुविधा नहीं होना, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होना, एम्बुलेंस है डीजल नहीं है, एम्बुलेंस डीजल दोनों है तो ड्राइवर नहीं है, और ये सब है तो मेडिसिन नहीं है। इन स्थितियों से जिला हॉस्पिटल गुजर रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंदरूनी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है, जो वहां पे सीएचसी, वो क्या स्थिति होगा। 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है, किस तरीके से जो आवपल्ली में वहां पर ब्लॉक मुख्यालय हॉस्पिटल में कितना माह 2 माह की मासूम बच्ची का जो इलाज के दौरान मौत होता है, और वहां पर सच्चाई को लाने की अपेक्षा वहां पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी उन बातों को छुपाने का प्रयास ज्यादा करते हैं। और लगातार पूरे जिले भर में ये स्थितियां आ रही है। लगातार मेरे द्वारा भी संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कलेक्टरों को भी कई बार इस मामले में अवगत कराया गया कि स्थितियां बिगड़ रही है, लचर बसता है, सुधरना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज ये स्थितियां हैं, पूरे जिले भर में स्वास्थ्य स्थिति बहुत लचर हो चुकी है। सरकार प्रशासन से मैं मांग करता हूं तत्काल इसको ठीक करे। स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो वापस चले जाते हैं, लेकिन उनकी उलट नीचे हम जाते हैं तो स्थितियां बहुत खराब हुई है। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से भी कि कम से कम व्यवस्था सुधरे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर सुविधा मिले। अगर कोई स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचता है और वहां पर उनके परिवारजनों की मौत होती है तो उसका विरोध करना उनका अधिकार है, उस पर अपने बात करना उनका अधिकार है। लेकिन वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को भी उनको जो उनकी आपत्तियां हैं, जो अगर वो कहीं रख रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य जो इलाज करने में लापरवाही बरती गई, तो उसको वहां पर जांच कर वो निष्पक्षता के साथ में जनता के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में और मीडिया के बीच में रखना चाहिए। ये उनका भी जिम्मेदारी बनता है, फर्ज बनता है। लेकिन स्वास्थ्य अमला कहीं ना कहीं इस पे बचता हुआ नजर आ रहा है और जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को ढकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सरकार से और प्रशासन से भी मांग किया और आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जहां पर जिस तरीके से गलतियां होती है उसकी जांच हो, जो भी दोषी अधिकारी है, कर्मचारी, उन पर भी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई। कांकेर विधानसभा से विधायक आशाराम नेताम अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की सुविधाओं के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। बता दें कि विधायक का कहना है कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस पर उनका खास फोकस है। रिपोर्ट देखिए। कांकेर विधानसभा के लोकप्रिय और युवा विधायक आशाराम नेताम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। विधायक आशाराम नेताम ने खास बातचीत में क्षेत्र की समस्याओं सहित उनके निराकरण की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे की बात आज चरितार्थ हो रही है। आम जन से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए गृहग्राम में ही विधायक कार्यालय बनाया गया है, जहाँ पर पहुँचकर क्षेत्र की जनता अपनी समस्या बता सकती है और उनकी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अब इस वक्त मौजूद है कांकेर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आशाराम नेताम जी के निवास कार्यालय पे। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए आज आशाराम नेताम जी हैं, जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी बात करेंगे। उनसे ही बात करते हैं सीधा, उनसे जानेंगे कि लगातार क्षेत्र में दौरा करते हैं विधानसभा क्षेत्र में, क्या क्या बातें होती है, क्योंकि लोगों से आप मिलना होता है, आमजन से मिलते हैं, इन बातों को आपके पास रखते हैं। अधिकतर हमारे जनता जनार्दन जो है, कोई समस्या है, राशन कार्ड का समस्या है, पुल पुलिया का समस्या है, ये सारी बात लोग रखते हैं। और जो स्कूलों का जो रहता है शिक्षकों का प्रति, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ें, ये सारी बातों को जनता जनार्दन ने रखते हैं। उसको हम लोग ने बहुत गंभीरता से उन्हीं के साथ मिलकर, उन्हीं के साथ एकजुट होकर उस समस्या को हम लोग निराकरण करते हैं।
आप लगातार क्षेत्र में दौरा करते हैं, समस्याएं आपके पास रखते हैं, लोग बताते हैं, जैसे आपने कहा कि हर एक समस्याएं आपके अवगत कराया जाता है, आप उनके बीच निराकरण भी करते हैं। आप युवा हैं, बतौर युवा लोगों से आप मिलते भी हैं कार्यक्रम में, तो युवाओं को लेकर कैसा फीडबैक रहता है? नहीं, युवा लोगों को तो एक हमारे इष्ट मित्र की बराबर होता है और वो लोग ने हमेशा बात को रखते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आसानी से हो, और जो करने का रहता है तो हम आदेश भी करते हैं जो अधिकारी कर्मचारी हैं कि इनकी काम जो आसानी से हो जाए, और कहाँ परेशानी कहाँ तकलीफ है उनको हमको बताइए और उसको हम फॉलोअप करेंगे, ऐसा बोलते हैं। और युवा लोग ने मिलजुल कर हम लोग करते हैं काम। तो आप लगातार क्षेत्र में दौरा भी करते हैं, आपने देखा होगा अपने विधानसभा क्षेत्र में, ऐसी क्या आवश्यकताएं लगती है, किन चीज़ों का अभाव आप देखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कि इन चीज़ों का अपने विधानसभा में अभाव अभी तक आप देख पा रहे हैं? अभाव है जो है अपन को, जैसे दुधावा का पानी है, वो पानी हमारे किसानों का डबल दोगुना आय हो, इसलिए अभाव है। जो उस दुधावा के पानी को हम कांकेर तक लाना चाहते हैं, और जो अभी हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री के सहयोग से आज ज्ञानी मोड़ से 4 लेन की हमारी स्वीकृति हुआ है दुधावा के लिए, तो ये हमारी छोटे छोटे मांग था और वो मांग पूरा हो रहा है। और हम चाह रहे हैं कि दुधावा से मुरपाल होते हुए नरहरपुर होते हुए धमतरी को जोड़ा जाए, उसको भी हम लोग ने भेजे हैं और उसने आश्वासन भी दिए हैं मुख्यमंत्री ने। और ये जो गांव के रोड को शहर तक जोड़ना, शहर के रोड को हाईवे तक जोड़ना, ये मेरा पहली प्राथमिकता है, जो इससे हमारी क्षेत्र की आसानी से विकास भी होगा और अंतिम गांव के लोग हैं वो शहर तक आकर अपना सुख सुविधा में लाभान्वित होंगे। विशेषकर देखा जाता है कि अमूमन जो लोग हैं ग्रामीण स्तर पे, उनको मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसा कि सड़क हो गया, पुल पुलिया, इनकी मांगे शायद आप तक भी समस्याएं रखते होंगे, तो इनको किस तरह से आप देखते हैं कि इनका निराकरण कितना जल्द आप कर पाते हैं? अभी मुख्यतः मुझे 2-3 पुल की बात किए थे, उसने हमारी डबल इंजन की सरकार ने तत्काल स्वीकृति दिया। एक कुशवाड़ा का जो पुल का हमने भूमि पूजन किया, एक धनेली कन्हार का कन्हारपुरी वाला मामला था, वो जो पीढ़ापाड़ रोड को जोड़ना था, उस पुल को भी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के सहयोग से आज वो भी स्वीकृति हुआ, उसका भी भूमि पूजन किए हैं। और एक कुष्टिकुर वाला जो पुल मांग किए हैं वो भी लगभग स्वीकृति कगार में है। तो प्राय प्राय सभी स्वीकृति हो रहे हैं। और एक कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो पुल अधूरा था उसके बारे में भी जनता जनार्दन बोलते हैं, जो शीतला पारा से देवरी मार्ग है, जो बहुत खराब स्थिति है। विधानसभा, मेरे कांकेर विधानसभा में सबसे बेकार रोड बन चुका है और आए दिन उसके लिए बात उठते रहता है। तो अभी जैसे ही बरसात खत्म होगा कहीं से भी उसको करके हमने पेचवर्क कराएंगे, और पेचवर्क के बाद शीतला पारा जो है कांकेर के शीतला पारा से होकर उसे चौड़ीकरण करते हुए देवरी को अच्छा सा रोड दें, यही एक विसंगतियां हैं। आप लोगों की सरकार है और बतौर भाजपा सरकार का स्लोगन भी है कि हमने ही बनाया है तो हम ही संवारेंगे। आप देखते होंगे कि किस तरह से जो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ संवारने की आवश्यकता है, जैसे कि आप लोगों का स्लोगन भी है और डबल इंजन की सरकार जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या कुछ और बेहतर अपनी विधानसभा संवारने की आवश्यकता है महसूस करते हैं? विधानसभा में संवारने के लिए जितने भी कम करने जाएंगे वो कमी है। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में है वो, जिससे हमारी आय भी बढ़ेंगे, लोगों के रुझान होगा, टूरिस्ट आएंगे। जैसे दुधावा डैम है, वहाँ पहाड़ है, उसको टूरिज्म की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा। मलांच कुडुम है, चर्रे मर्रे हैं, और हमारे देश के गृह मंत्री के सहयोग आशीर्वाद से नक्सल मुक्त है, तो हमें विकास आसानी से होगा, ऐसा अनुभव है और ऐसा हम चाहते भी हैं। और शुरू भी हो गया है, विकास हो रहा है और आगे चलकर अच्छा होगा। हमारे जो हमने बनाया तो हम ही संवारेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया था, सोच था, और उन्हीं की जो है आज वो बनाए थे, हम ही संवार रहे हैं, ये स्लोगन सार्थक लाभान्वित हो रहा है। और जब तक एक दूसरे में बताएंगे नहीं, एक दूसरे में चर्चा नहीं होगा, तब तक विकास संभव नहीं है। दोनों तो जनता से भी हो, नेता से भी हो, सरकार से भी हो, एक तालमेल हो, एक वार्तालाप हो, तभी है। और देखो हमने जाते तो हैं एरिया में और लोग ने कहीं नहीं बताएंगे, लोगों से हम मिलेंगे नहीं तो दुख सुख भी पता नहीं चलता, विकास भी पता नहीं चलता। तो एक दूसरे में समन्वय भी जरूरी है और बातचीत भी हो, तभी विकास हो सकता है।
छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का पूरा कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार भी जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और प्रदेश की जनता को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ आसाराम नेताम जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार और आम जन के बीच में आपसी सामंजस्य और बातचीत के माध्यम से ही विकास के पैमाने नाप सकते हैं और जो उनकी समस्या है उन पर खरा उतर सकते हैं। जैसा कि भाजपा सरकार का स्लोगन है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो लगातार संवारने की दिशा में काम हो रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और भी बेहतर दिशा में यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। उधर बीजापुर जिले में 66 लाख रुपए के कुल इनामी 51 माओवादियों ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है। इसमें 20 माओवादियों के ऊपर यह कुल इनाम घोषित था और आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 42 पुरुष शामिल हैं। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति और नक्सल उन्मूलन अभियानों के तहत हुआ है। आज बीजापुर जिले में पुनः एक अच्छी खबर है कि 51 माओवादी हैं वो पुनर्वास की तरफ आज लौट रहे हैं, जिस पर से पीएलजे बटालियन नंबर 1 और कंपनी नंबर 1, 2, 5 के 5 सदस्य हैं। एसीएम स्तर के 1 प्लाटून एवं एरिया कमेटी सदस्य 7 हैं, एलओ सदस्य 3 हैं। इस प्रकार कुल 51 नक्सल मेंबर्स हैं, जिस पर टोटल 66 लाख का इनाम था, जो आज यहाँ पुनर्वास के लिए आए हैं। अगर बीजापुर की बात करें तो वर्ष 2025 में अभी तक 461 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 138 माओवादी मारे गए हैं और 485 माओवादी गिरफ्तार हैं। और अगर 2024 से हम बात करें तो लगभग 650 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 196 माओवादी मारे गए हैं और 986 माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तो इसमें मुख्यतः जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहा है और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो डेवलपमेंट की नीतियां हैं और जो पुनर्वास की नीति है, उससे प्रभावित होकर ये माओवादी आज पुनर्वास में शामिल हुए हैं। नक्सलियों ने सरेंडर करने का फैसला किया है और मुख्य धारा में शामिल होने आ रहे हैं और हम इसकी पहल का स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में काफी अधिक संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है कि हम लोगों ने पूरे मानसून भर ऑपरेशन जारी रखा है और एफओबी को एस्टैब्लिश करने में हम लोगों ने लगातार कदम लिए हैं और जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पे वैक्यूम क्षेत्र है, वहाँ पे हमने एफओबी एस्टैब्लिश किए हैं और यही कारण है कि वहाँ के जो नक्सली हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बाकी बचे हुए नक्सली भी सरेंडर करेंगे और छत्तीसगढ़ व बीजापुर राज्य शांति व्यवस्था कायम हो सकेगी। खबर दुर्ग से है, जहां भगवान जलाराम की 260वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग शहर में विभिन्न आयोजन हुए। इसी कड़ी में दुर्ग स्थित ट्विंकल किड्स स्कूल में भगवान जलाराम की पूजा अर्चना पर जयंती मनाई गई और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल, दुर्ग महापौर अलका बाघमार, दुर्ग जिला बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि भगवान जलाराम समाज के लोगों ने एक साथ जो है लेकर भाईचारे का संदेश दिया और निरंतर समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे। इस शुभ अवसर पर जो है स्कूल प्रांगण में भजन कीर्तन पूजन के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। स्कूल जहाँ जलाराम बाबा की 226वीं जयंती मनाई गई है। सभी को इस जयंती की शुभकामनाएं। जलाराम बाबा का आशीर्वाद सब पर बने रहे। जलाराम बाबा की कौन सी बातें हैं जिनको समाज को माननी चाहिए और उससे बदलाव समाज में आ सकता है? आप स्टोरी पढ़
प्रकार के सारे समाज को लेकर राष्ट्र को एकीकृत करना, समाज को सही दिशा देने का जो कार्य निश्चित ही हम सबके लिए प्रेरणा देते हैं। कुछ हार वगैरह। उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को पटेल चौक से शुरू होकर जेल तिराहा पर संपन्न होगा और इस भव्य आयोजन का नेतृत्व दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल करेंगे। आयोजन की जानकारी देते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ लौह पुरुष नहीं थे, बल्कि वे भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब सरदार पटेल के विचार और प्रेरणा पहले से ही कहीं न कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पत्र भी भरा गया, जिसे प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। खेल एवं युवा मंत्रालय केंद्र के नेतृत्व में प्रदेश ने और भारतीय जनता पार्टी और सब लोग मिलकर, समाज के लोग, हम लौह पुरुष सरदार जी का 150वीं जयंती 31 तारीख को मनाने जा रहे हैं। दुर्ग जिले में इसी तारतम्य में अपने पटेल चौक है। हम लोग के सौभाग्य है कि दुर्ग में पटेल जी की मूर्ति है। वो एक चौक का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। वहाँ से हम एक यूनिटी मार्च यहाँ से प्रारंभ होगा। सुबह प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा और जेल तिराहा तक ये यात्रा निकलेगी। तत्पश्चात ये पूरा कार्यक्रम महीने भर चलने वाला है। इसी बीच हम 12 नवंबर को एक मार्च, पैदल मार्च निकालेंगे, जो मार्च शुरू होगी हमारी दुर्ग से शुरू होकर पाटन विधानसभा में समाप्त होने वाली शैलूज चौक। सारे लोग रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, समाज के लोग हैं, सब वर्ग के लोग रहेंगे, चिकित्सक, एडवोकेट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग रहेंगे, स्व सहायता समूह के लोग रहेंगे, सब लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। ऑडियो नहीं जाएगा तो शासकीय अवकाश रहेगा, 1 तारीख रहेगा। राजनांदगांव में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर अब अग्रवाल, सिंधी और अग्रहारे वैश्य समाज ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की मांग की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने मीडिया से बातचीत में करते हुए बताया कि महाराजा अग्रसेन पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद अग्रवाल समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। तो वहीं दूसरी ओर अग्रवाल समाज के पक्ष में गुप्ता, अग्रहरी समाज और सिंधी समाज ने भी विवादित बयान पर कड़ी निंदा करते हुए अग्रवाल समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने की बात कही, जिस पर लोगों का कहना था कि 4 दिन के भीतर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो अमित बघेल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध में पुतला जलाया जाएगा। हमने अभी कुछ दिन पहले जो अमित बघेल जय जोहार पार्टी ने हमारे अग्रसेन महाराज जी को हम पूजते हैं, उनके बारे में काफ़ी अपमानजनक अपशब्द कहे हैं। उस बात का विरोध हमारा है और हम उसकी निंदा करते हैं और उनकी गिरफ्तारी और विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की मांग करने हम यहाँ हैं। उसके लिए माननीय एसपी साहब के नाम से हम ज्ञापन दिए हैं और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और ऐसे तत्व जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, उनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है और कठोर कार्रवाई करके उनको तुरंत गिरफ्तार करके एक समाज में संदेश भी जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसा खुला नहीं छोड़ा जाए। कार्रवाई नहीं होती है तो आगे कदम क्या होगा? आगे फिर उन्होंने काफ़ी समाजों के बारे में कुछ कहा है, तो एक सर्व समाज की बैठक ली जाएगी और उसके बाद चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। अमित बघेल द्वारा जो हमारे सिंधी समाज अग्रसेन समाज के लिए भी कहा गया है वह घोर निंदनीय है। ये हमारा जो समाज भी है सनातन धर्म का आधार है और छत्तीसगढ़ से मिलजुल के सालों से 70 सालों से रह रहा है, कर रहा है, कोई ऐसी प्रकार की नहीं बात हुई है। अभी अमित बघेल द्वारा ऐसे सार्वजनिक रूप से गालियां देना और हमारे झूलेलाल प्रति जो भगवान के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया है बहुत निंदनीय है। ऐसे को घोर से घोर निंदा करता है हमारा समाज। साथ में जो है उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए और उसे बंद किया जाए, ये हमारी मांग है सिंधी समाज अग्रसेन समाज की कि ये भगवान के प्रति और हिंदू समाज में सनातन धर्म, वो भी छत्तीसगढ़ समाज वाले
भगवान के प्रति हैं और वो सनातन धर्म के हैं। एक दूसरे के हम अगर सनातन धर्म के विरोध करते रहेंगे तो कैसे होगा। वो भी उसी तरीके के वरुण देवता जो है वो यहीं के हैं, प्रभु के सबके हैं और हम सब प्रभु को मानते हैं। ऐसा नहीं कि राम को नहीं मानते, शंकर जी को नहीं मानते, कृष्ण भगवान को नहीं मानते, हम सभी को मानते हैं। पर उन्होंने ऐसा गंदा शब्द उपयोग करके हमारे समाज को लज्जित किया है और हम लोग समाज हमारा निराश हुआ है। हम इसकी घोर कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। छत्तीसगढ़ में इतनी चुस्त कानून व्यवस्था होने के बावजूद अमित बघेल द्वारा जिस प्रकार का निशंस किया गया है, ये समाज को तोड़ने की, समाज में दरार पैदा करने की, समाज के भगवानों को गाली देने की ये प्रथा छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं थी। ऐसे कृत्यों पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा हिम्मत और साहस न कर सके कि किसी भगवान को कोई गाली दे सके। हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से हमने राजनांदगांव में FIR दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए। अब जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। 4 दिन का हमने दिया है समय कि 4 दिन में अगर किसी प्रकार का संतोषजनक रिजल्ट नहीं आया तो सभी समाज के लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी विरोध के स्वरूप हम कर सकते हैं वो करेंगे। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में स्थित एक बैंगल्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद दुकान के संचालक अभिषेक कुमार गुप्ता ने कहा कि वह 28 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं और अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। गले की जांच करने पर पता चला कि उसमें रखे करीब 50,000 रुपये गायब हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे CCTV की फुटेज खंगाली जा रही हैं ताकि आरोपी का सुराग मिल सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 27-28 की दरमियानी रात्रि को इंदिरा मार्केट में रंगोली बैंगल्स की दुकान है, जहां पे खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा लगभग 50,000 रुपये की चोरी किया गया है। अपराध कायम किया गया है। अज्ञात आरोपी तलाश की जा रही है। आसपास के CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री, खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव में विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों के 953 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। वे अगले 3 दिनों तक नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है और एक समय पूरा छत्तीसगढ़ इसका कार्यक्षेत्र हुआ करता था। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना और बहुत ही ख्याति लब्ध पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। 5 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, जिसमें 943 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, हमारे युवा
जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में इन युवाओं का प्रभावी भूमिका होने वाली है। इस आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।